अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशंस देखी थी। जस्ट लाइक दैट आज थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज 3। यानी अगर आपके पास सम ऑफ ऑर्डर जो है वो आपके पास अगर 3 है, यानी रेट एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमें 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब थर्ड ऑर्डर जो काइनेटिक्स है ये 3 वेज से डिराइव की जाती है। पहली कंडीशन है जब आपके पास कंसंट्रेशन तमाम रिएक्टेंट्स की इक्वल हो। सेकंड कंडीशन है जब आपके पास कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की इक्वल हो। और तीसरी कंडीशन है जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है तमाम के तमाम तीनों की तीनों रिएक्टेंट्स की अनइक्वल हो। आपके इस कोर्स आउटलाइन में सेम कंसंट्रेशन जो है शामिल है, जिसके दो केसेस हैं। एक तो इक्वल जिसमें आपके पास तीनों रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे, और सेकंड जो जिसमें दो रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे और थर्ड वन डिफरेंट होगा। सो हम पहला यहाँ पर केस देखेंगे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स 3 रिएक्टेंट्स आर इक्वल। लेट्स सपोज हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी एंड सी। और अगर हम इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन लें दैट इज़ ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और एक्स मोल्स हमारे पास ट्रांसफ़र होगी ये कुछ टाइम टी के बाद प्रोडक्ट में। तो आप किस तरह से मैथमेटिकली इसे देखेंगे? मैथमेटिकली अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी हमें प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें जब आप कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन है तो सबकी कंसंट्रेशन ही ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, तो आप ए के लिए भी रिएक्टेंट ए के लिए भी ए मोल्स लेंगे, बी के लिए भी सेम और सी के लिए भी सेम। जब टाइम ज़ीरो है तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़ीरो है, सारे का सारा इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है। लेकिन जैसे ही टाइम टी आपके पास अप्रोच करता है, यानी कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो उसमें हम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस हैं उसमें से अमाउंट एक्स माइनस करेंगे, यानी ए माइनस एक्स फॉर फर्स्ट केस, सेकेंड के लिए भी ए माइनस एस और थर्ड के लिए भी ए माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डी एक्स ओवर डी टी, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। तो यहाँ पर हमारे 3 रिएक्टेंट्स हैं तो तीनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। तो जब आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी। सो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप रेट को मैथमेटिकली डी एक्स ओवर डी टी से डिनोट करते हैं, और आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स एंड सी की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स। क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है तो हम सेम कैटेगरी यहाँ पर ले रहे हैं। जब इसको कलेक्टिवली हम लिखते हैं तो डी एक्स ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट ए माइनस एक्स क्यूब। 3 फैक्टर्स हैं तो उन्हें डायरेक्टली एक ही दफ़ा में हम क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल के है ये रेट कांस्टेंट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। इक्वेशन जो 1 है ये हमें रेट के बारे में बताती है कि किस तरह से रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमें किसी भी टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम हो, तो उसके लिए हम इक्वेशन जो नंबर 1 है उसे इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में भी किया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स क्यूब ले जाएंगे, तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, और दूसरी तरफ आपके पास डी टी आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन के डी टी। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का क्यूब दैट इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन साइन एन डी टी। अब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करें, जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का क्यूब, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर जो है रिवर्स हो जाएगी, तो उसमें आप माइनस का साइन ऐड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स माइनस क्यूब डी एक्स साथ आ जाएगा। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी पावर है उसमें 1 ऐड भी करना है और उस पावर को डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना है। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करते हैं और इस साइन को हम ख़त्म कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा ए माइनस एक्स रेज टू द पावर -3 प्लस 1, और साथ -1 आएगा इंटीग्रेशन के साइन के लिए, और साथ वही पावर हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ -3 प्लस 1। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये -2 बन जाता है,
और उसी एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -1 कंसिडर होगा, नीचे -3 + 1 जो है 2 हो जाता है। तो इसको हम a माइनस एक्स, यहाँ पर आप -2 मेंशन करेंगे और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसे आप रिवर्ट करें तो आपके पास 1/2 a माइनस एक्स की पावर रेज टू द पावर 2 होगी। तो ये यहाँ पर माइनस जो है 2 है, जो आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन से ये वैल्यू आ चुकी है dx/a माइनस एक्स क्यूब के एक्सप्रेशन की। अब हम इसे इक्वेशन नंबर जो है 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं जिससे हमने इंटीग्रेशन का आगाज़ किया। तो ये इसके राइट हैंड साइड पर हमारे पास है k dt। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये kt + c। अब c यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे ओपन करके लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में जो आपके पास c है विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसकी हमें वैल्यू डिटरमिन करनी होती है। उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। और बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं हमारे पास कि जब आपके पास टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन भी 0 है, यानी x भी 0 है। सो ये इस कंडीशन को आप इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा 1/2a माइनस एक्स की जगह पर आप 0 पुट करेंगे स्क्वायर, दैट इज़ इक्वलेंट टू k, टाइम की जगह पर भी अगेन 0 पुट करेंगे प्लस c। सो ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/2a स्क्वायर, दैट इज़ इक्वलेंट टू c। सो अब आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, इसे हम जो है इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर विद 2, दैट इज़ इक्वलेंट टू kt प्लस 1/2a स्क्वायर। ये वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है जो भी हमने इक्वेशन नंबर 3 में डिराइव की और इसे हम 2 में पुट कर रहे हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो प्रीवियसली हमने सेकंड ऑर्डर में भी काफ़ी सारे इस तरह के एक्सप्रेशंस देखे थे जिसमें हमने इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहा था। बिल्कुल इसी तरह ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू mx + c। और जब आप इस तरह की एक्सप्रेशन के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो उसमें टाइम आप x एक्सिस पर लेंगे और y एक्सिस पर आप 1/2a माइनस एक्स की पावर 2 ये लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है तो हमारा जो ग्राफ है एक तो स्ट्रेट लाइन देगा लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ओरिजिन से लेकर जिस भी पॉइंट पर आपकी ये जो पॉजिटिव स्लोप ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है दैट इज़ इंटरसेप्ट, जो यहाँ ग्रीन से हाईलाइटेड भी है और इसकी वैल्यू आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1/2a स्क्वायर। जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है स्लोप, उसको आप निकालने के लिए एक नॉर्मल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसी स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करेंगे और वो जो एंगल आपको देगी वो हमारे पास tan थीटा कहलाता है, दैट इज़ इक्वल टू स्लोप। और उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है स्मॉल k, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट का भी जो है डिराइव कर सकते हैं। अब अगर इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको आप डिराइव करें तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पर हम ले जाएंगे और kt का एक्सप्रेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने देंगे। तो आपके पास kt एक साइड पर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर वहाँ जाकर माइनस हो जाता है। तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ होगा, kt इज़ इक्वल टू 1/2a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2a स्क्वायर। अब आपके पास kt का जो एक्सप्रेशन है इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको जब आप एज अ कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर विद a माइनस एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ से आप जब इसको एलसीएम के थ्रू लेते हैं वैल्यू तो ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर बनेगा a स्क्वायर देन माइनस ये जो साइन सेंटर में है माइनस और आपके पास 2a स्क्वायर तो इसके साथ मैच कर रहा है तो पीछे रह गया आपके पास a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जब आप इसे ओपन करते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर को तो दैट बिकम्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये मैथ्स के फार्मूला a माइनस बी स्क्वायर की तरह ओपन होगा और दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरह से आपने इसे ओपन करना है तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। तो kt हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax ओवर 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो पहले दो फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं और ये कैंसिल होंगे तो पीछे हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा नेक्स्ट में हम वो देखते हैं। एक्सप्रेशन में आपके पास टॉप ऑफ दी kt आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह नीचे 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब यहाँ से आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखें तो आपको x का फैक्टर कॉमन मिल रहा है तो आप kt दैट इज़ इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो पीछे ये रह जाएगा 2a माइनस एक्स ओवर 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम को दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट चाहिए
तो k इज इक्वल टू 1/t x 2a माइनस एक्स ओवर 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम 5 इक्वेशन कहेंगे। इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू और t की वैल्यू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ पुट करें तो हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसी भी रीडिंग में हमारे पास कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। सो रिएक्शन आपके पास थर्ड ऑर्डर होगा। अब इसी इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये के टी आप वापस ले जाएं तो वही एक्सप्रेशन बनता है जो अभी हम पीछे से लेकर आए। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 6 कहलाएगी। इक्वेशन नंबर 6 वंस अगेन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है तो इसीलिए c की जगह पर आपने ज़ीरो वैल्यू पुट की है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6। अब ऐसी सिचुएशन में आप जब ग्राफ बनाते हैं तो टाइम अगेन एक्स एक्सेस पर लेंगे और x 2a माइनस एक्स ओवर 2a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है आप y एक्सिस पर लेंगे तो हमें अगेन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी और पॉजिटिव स्लोप ही है और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है। तो आप ग्राफ में ये लाइन देख सकते हैं और ये वही एंगल थीटा है जिसे tan थीटा और स्लोप कहते हैं और ये वैल्यू है इसकी रेट कांस्टेंट। सो इस तरह हम यहाँ पर ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या है? आपने यूनिट्स डिराइव करने हैं तो आपको कंडीशंस पुट करनी है, यानी a की वैल्यू a माइनस एक्स की यूनिट और t की यूनिट। तो यही एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे कि आपके पास k जो भी अपने इक्वेशन नंबर 5 में लिया वही एक्सप्रेशन आप यहाँ पे रखेंगे। बस उसमें t के साथ यहाँ पर 2 है उसको आपने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, 2t लिख दिया है, बाकी वही एक्सप्रेशन रहेगा। और आपकी जो भी टाइम की जहाँ पर टाइम का फैक्टर आ रहा है वहाँ पर आप सेकेंड्स पुट करेंगे और जहाँ पर x या 2a माइनस एक्स आ रहा है तो वो आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लेंगे। इसे आपने कैसे लिखना है कि x जो है उसकी वैल्यू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और 2a माइनस एक्स भी कलेक्टिवली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने उसके लिए भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। इसी तरह a स्क्वायर के लिए आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के साथ स्क्वायर लगा देना है और a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन के लिए भी आपने एक दफ़ा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है और स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ से आप जो है 1 बाय 1 को कैंसिल आउट करें तो एक ये वाला फैक्टर दोनों को कैंसिल कर देता है, तो पीछे आपके पास 1/सेकेंड और 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बच जाएगा। अब आप जब इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो मोल्स के साथ भी स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब के साथ -6 का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो ये इनकी पावर जो है ऑपोजिट साइंस के साथ शो की जाएगी, यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो dm-6 है तो ये dm+6 हो जाएगा। इसी तरह मोल स्क्वायर है तो ये आपके पास पर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड भी पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स हैं। इसी तरह हम हाफ लाइफ का अगर पीरियड देखें तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने देखना है तो उसके लिए हम t हाफ पुट करेंगे और कंसंट्रेशन x भी जो है उसी हिसाब से लेंगे, दैट इज़ हाफ, और हाफ को हम 0.5a भी लिख सकते हैं और टाइम t 1/2 होगा। और वही एक्सप्रेशन आप अपने अभी देखा कि रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये वाला इक्वेशन नंबर जो 5 है इसमें अगर आप रेट कांस्टेंट की बजाय टाइम को दूसरी तरफ ले जाएं तो देन आपका एक्सप्रेशन यही बनेगा, t इज इक्वल टू 1/2 के एक्स 2a माइनस एक्स ओवर a स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपने कांस्टेंट को ऐसे ही लेकर चलना है, जहाँ पर x है वहाँ 0.5a पुट करेंगे, 2a माइनस 0.5a ओवर a स्क्वायर a माइनस 0.5a का स्क्वायर। इसे जब आप ओपन करते हैं तो आपने किस तरह से प्रोसीड करना है कि 0.5a और ये जो एक्सप्रेशन है साथ वाला ये सिर्फ इस हिस्से का को डिराइव किया हुआ है। तो आपके पास 0.5a तो बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर वाले को आप 2 और 0.5 को माइनस करें तो वो 1.5a बन जाता है, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज़ बाहर, और साथ a माइनस 0.5a का मतलब है कि आप 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो पीछे 0.5 ही बचेगा, तो a की पावर 2। तो आप यहाँ पर इसकी पावर 2 को इस एक फैक्टर के साथ जो है कट करें तो आपके पास पीछे एक्सप्रेशन बनता है t हाफ इज इक्वल टू 1/2 के 1.5a ओवर a स्क्वायर 0.5a। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सेट करेंगे, दैट इज़ t हाफ, और t हाफ में आपके पास इसको आप 3/2 भी ले सकते हैं कैंसिल करके, क्योंकि ये 5 और ये जब कट होता है तो ये आपके पास 3 बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू 3/2 के a स्क्वायर, और जब इसे आप डिवाइड करते हैं 3 को 2 से तो वो 1.5 बन जाएगा, दैट इज़ के a स्क्वायर डिवाइडेड बाई
सो टी हाफ हमारे पास यहाँ से मैं ये बताती है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी आपके पास सिंपल है, और आपके पास जो कंसंट्रेशन की टर्म है यानी हाफ लाइफ टाइम फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसके स्क्वायर पर आपका हाफ लाइफ टाइम फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। इसी तरह आपके पास ये तो केस हो गया हमारा जब हम सारी की सारी कंसंट्रेशन इक्वल लेते हैं। अब एक और केस भी है जिसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और इनिशियल कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की आप सेम लेंगे। तो उसमें आप कैसे काम करते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और कंसंट्रेशन सी की बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन के लिए आप जब मैथमेटिकली चलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हमें प्रोडक्ट देगा, और ए की कंसंट्रेशन भी ए लेंगे, बी की कंसंट्रेशन भी ए लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं इसीलिए सेम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और सी की कंसंट्रेशन को हम बी कंसिडर कर रहे हैं, और प्रोडक्ट टाइम 0 पर 0 है। जैसे ही टाइम ने अप्रोच किया टी टाइम को तो हमारे पास ए में से भी x माइनस हो गया, दूसरे ए में से भी आप x माइनस करेंगे और बी में से भी x माइनस होगा, तो x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारी प्रोड्यूस होगी। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा एट टाइम t। सो dx over dt that is equivalent to the rate constant a minus x with a minus s with b minus s। तो दोनों a माइनस एस को आप जब एक साथ लिखते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है और साथ b माइनस एस आ जाता है। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इंटीग्रेट करना है तो जैसे आप पीछे करते आए हैं dx को आप ऊपर रखें और इस एक्सप्रेशन को आप नीचे रखें, तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा और साथ dt का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप इसमें उसी तरह से आपने इस साइड को अगर आप राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन देखें तो ये kt प्लस सी बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। और इसे कंप्लीट करने के बाद उसी तरह ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के बाद आप फाइनली पुट करेंगे एक्सप्रेशन, जैसे आपने सेकेंड ऑर्डर के केस में पढ़ा था कि सेकेंड ऑर्डर में जब डिफरेंट कंसंट्रेशंस थी तो आपने कैसे काम किया था पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, उस तरह से आपने इस पर भी मेथड अप्लाई करना है। और देन आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस 2b का स्क्वायर 2x 2b माइनस a ओवर a माइनस 2x और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b a माइनस 2x का स्क्वायर ओवर a b माइनस s दैट इज इक्वल टू kt। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 3 आ जाता है। ये अगेन एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और इसमें आप टाइम एक्स एक्सिस पर लेंगे और तमाम फैक्टर्स वाई एक्सिस पर लेंगे साइड वाले, और यहाँ पे भी अगेन आपके पास ये ओरिजिन से पास करेगी क्योंकि आपके यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है। सो ये आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया है ये आपको फर्दर जो है इसकी एलेबोरेटेड फॉर्म मिल जाएगी। आज आप थर्ड की प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट में हम इसका एक्सप्रेशन भी ओपन करके बताएंगे। इसके अंदर कुछ थोड़े से ट्रिक्स हैं तो वो आपके साथ नेक्स्ट में शेयर करेंगे। एग्जांपल्स देख लें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन दी जाती है और 2 मोल्स इसके यूज़ होते हैं और ये 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। दिस रिएक्शन हैपन्स विद द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास देखें पहले 3 हैं और आपके पास आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये कम हो रहे हैं। और प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय मेजरिंग द डिक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप कैसे जैसे जैसे आपके पास प्रोग्रेस आपने अगर स्टडी करनी है तो आप प्रेशर जो है डिक्रीज़ इन प्रेशर को मेजर करके आप जान सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करके जो कितना प्रेशर में आपके पास चेंज आ रहा है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड कर रहा है। और इस काम के लिए प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए हमें मैनोमीटर रिक्वायर्ड होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO अगर हम A ले रहे हैं और ऑक्सीजन की B ले रहे हैं तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A माइनस एक्स का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और B माइनस एक्स। तो इस तरह से हम जो है रेट के बारे में जान सकते हैं और इंटीग्रेट करेंगे जब इक्वेशन को जैसे हम पहले करते आए हैं तो हम जो है फाइनल जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एक्टिविटी की कि जो इस सेक्शन में हो रही है। व्हेन फेरिक क्लोराइड इज रिएक्टेड विद स्टैनिक क्लोराइड रिएक्शन आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑब्जर्व किया गया, यानी फेरिक क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो फेरिक डाइक्लोराइड और स्टैनिक टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इस सेक्शन की स्टडी के लिए आप टाइट्रेशन करते हैं, यानी स्टैंडर्ड आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लेकर हम उसे टाइट्रेट करते हैं तो एक्टिविटी नोट करते रहते हैं कि कितना रिएक्शन आपके पास प्रोसीड कर रहा है। ये तो आपके पास एक जनरल रिएक्शंस थे। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो गैस फेज सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बनाती है
और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाएगी। इसी तरह नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड के लिए आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो ये आपके पास नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन है, ये भी आपके पास थर्ड ऑर्डर में आता है। तो चाहे रिएक्टेंट अदर देन नो मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कुछ भी हो, आपके पास एक्सप्रेशन सेम रहेगा। सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सोल्यूशन फेज की बात करें तो फेरिक क्लोराइड का और पोटेशियम आयोडाइड के दरमियान जो रिएक्शन है वो भी थर्ड ऑर्डर है, लेकिन सोल्यूशन फेज के साथ है और फेरिक आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनता है। सेकेंड जी, डिकम्पोजिशन ऑफ HBRO, ये हाइपोहेलस एसिड से ताल्लुक़ रखता है, हाइपोब्रोमस एसिड, और इसमें रेंज होती है पीएच की 6.4 से 7.8। तो इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो HBr और आपके पास HBrO3 बनता है, तो ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आप देख सकते हैं 3 आ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ आपके पास सोडियम फॉर्मेट है या सिल्वर एसीटेट है, इसकी अगर आप देखें तो ये सिल्वर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, एसिटिक एसिड निकाल रहा है, सोडियम एसीटेट निकाल रहा है, ये रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन डिटेल। नेक्स्ट में हम मैथड्स को स्टडी करेंगे और उसकी फर्दर जो है इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।